ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर्स अकाउंट्स में। अब लिक्विडेटर्स अकाउंट्स में जो मैं अभी टॉपिक बताने वाला हूँ ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। इस टॉपिक का केस ए और केस बी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हमारी कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स हमने मॉर्गेज की होती है, एज अ सिक्योरिटी दी होती है बैंक लोन के सामने। अब इसका केस ए और बी मैंने लिखा दिया है। केस सी पे आ गए हम लोग। केस सी में क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय बैंक। इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय बैंक एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ बैंक लोन। मतलब पहली बात तो हमारी इन्वेस्टमेंट बेची बैंक वालों ने। दूसरी बात, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की जो सेलिंग प्राइस है वो लोन की अमाउंट से कम है। तो पहले जो दो एग्जांपल थे उसमें यहाँ पे मोर था, सेलिंग प्राइस मोर था, और अभी केस सी और डी में जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो लेस होगा। तो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेम केस ए और बी के जैसा, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये अमाउंट एडजस्टमेंट नंबर 1 में चेंज कर दिया। केस ए और बी में यहाँ पे 1,10,000 समथिंग था। केस ए और बी में मैं चेक कर लूं, केस ए और बी में जो सेलिंग प्राइस थी वो 1,10,000 थी, ये वाली केस ए और बी में। अब केस सी और डी में, केस सी और डी में जो सेलिंग प्राइस होगी ये मैंने 70,000 रखी है। कहने का मतलब है ये जो इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस है ये कम है और जो बैंक लोन है 1 लाख वो ज्यादा है। तो अगर हमारे ये क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई हो, बैंक से हमने लोन लिया 1 लाख का, सिक्योर्ड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स की ओल्ड वैल्यू या बुक वैल्यू 1,20,000 है। फिर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹70,000 बाय द बैंक, मतलब बैंक वालों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेची, एंड द सरप्लस वाज रिटर्न टू द लिक्विडेटर, मतलब जितना भी ज्यादा पैसा बचा वो लिक्विडेटर को दे दिया। अब एक्चुअली ज्यादा पैसा बचेगा ही नहीं, इसलिए ये वाली लाइन आएगी नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसा बचेगा ही नहीं इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹70,000 बाय द बैंक। अब क्वेश्चन सही है, सरप्लस कुछ बचेगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट में लिक्विडेटर इज टू बी गिवन 2% रेम्यूनरेशन ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। अभी हमारा क्वेश्चन है, इस चैप्टर में हम लोग लिक्विडेटर हैं, यहां से लेकर हमारा आंसर स्टार्ट होगा। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज। अब क्या हुआ, जो ये 1 लाख रुपीज का बैंक लोन था क्वेश्चन में, तो जो बैंक से हमने लोन लिया था उन्हीं लोगों ने हमारा इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज में बेच दिया। तो ये बैंक लोन वाले क्या करेंगे, बैंक लोन वाले बोलेंगे कि देखो लोन 1 लाख रुपए का था, उसमें इन्वेस्टमेंट 70,000 में बेच दी। बैंक लोन वाले बोलेंगे और भी 30,000 रुपीज दो। अब बैंक लोन वाले किसको बोलेंगे, ये चीज लिक्विडेटर को। तो बैंक लोन वाले बोलेंगे हमारा 1 लाख रुपए का लोन था, उसमें थे 70,000 की इन्वेस्टमेंट्स हमारी बैंक लोन वालों ने बेच दी, अब 30,000 रुपीज उनको और भी चाहिए बैंक लोन वालों को। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, सुनना ध्यान से, कहाँ पे क्या पे होगा, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है टू एसेट्स रियलाइज्ड सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि जो बैंक लोन वाले लोग थे उन लोगों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेची 70,000 में, बैंक लोन था 1 लाख रुपए का, अभी भी 30,000 रुपीज हमको टुवर्ड्स बैंक लोन पे करना बाकी है। तो ये -30,000 आया। आउटर कॉलम में आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आउटर कॉलम में डैश या 0 कर देना है, यहाँ पे आउटर कॉलम में डैश कर देना है, 0 कर देना, मतलब सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बचा, 0। अब ध्यान से सुनना, धीरे धीरे सारी बातें समझते जाना। जो बैंक लोन वाले थे, जो हमारा बैंक लोन था 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख रुपए में थे 70,000 रुपीज बैंक लोन वालों ने खुद ही ले लिए, बाकी 30,000 बैंक लोन हमको और भी पे करना बाकी है। तो हम एज ए लिक्विडेटर, हम लोग एज ए लिक्विडेटर बैंक लोन वालों को क्या बोलेंगे कि आपका 30,000 हम पे करेंगे, लेकिन स्टेप 5 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम लोग लिखेंगे अनसिक्योर्ड, हम लोग लिखेंगे क्या, अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ बैंक लोन। मतलब जो बैंक लोन था, एक्चुअली बैंक लोन 1 लाख रुपए का था, उसने 70,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बैंक लोन वालों ने बेच दी, 70,000 में बेच दी, बाकी 30,000 उनका और भी बैंक लोन रह गया। तो हम एज ए लिक्विडेटर बैंक वालों को क्या बोलेंगे कि हमने आपको कौन सा एसेट गिरवी रख के दिया था, इन्वेस्टमेंट, हमने आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया था एज अ सिक्योरिटी,
तो जितना भी इन्वेस्टमेंट्स का सेलिंग प्राइस आया, मेरे शब्द ध्यान से सुनना, जितना भी इन्वेस्टमेंट्स का सेलिंग प्राइस आया मतलब 70,000, तो हम बैंक लोन वालों को बोलेंगे कि आपका जो लोन है वो सिर्फ 70,000 रुपीज ही सिक्योर्ड है, बाकी आपका 30,000 जो लोन है वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। हम आपको पे करेंगे, हम आपको पूरा 1 लाख रुपए पे करेंगे, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 70,000 अभी जो आपने हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमसे बिना पूछे बेच दी, वो 70,000 आपको आपके पास आ गया, और 30,000 बाकी का 30,000 हम आपको पे करेंगे स्टेप 5 में अनसिक्योर्ड लोन में। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में डैश या 0 आएगा रिसिप्ट साइड पे, ये -30,000 आउटर कॉलम में नहीं लिखना। कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये -30,000 कहीं पे लिखो ही नहीं, ठीक है, आउटर कॉलम में डैश कर दो। कंफ्यूजन हो रहा हो तो -30 लिखो ही नहीं, लिखोगे तो भी चलेगा बट आउटर कॉलम में कुछ नहीं लिखना। तो बैंक लोन था 1 लाख का, उसमें थे इन्वेस्टमेंट्स की सेलिंग प्राइस थी 70,000, बाकी 30,000 बैंक लोन और भी बच गया, आउटर कॉलम में 0। तो ये 30,000 जो बैंक लोन बच गया ये हम पे करेंगे कहाँ पे, अनसिक्योर्ड लोन में। अच्छा, लिक्विडेटर का जो 2% रेम्यूनरेशन है वो कैसे निकालेंगे, ये जो 0 अमाउंट है इस 0 अमाउंट का 2%, ऑब्वियसली 0 का 2% 0 ही होता है। ये हमारा केस सी कंप्लीट हो गया, और मैंने हर केस में यही लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 1,20,000 वो किसी भी केस में, चारों केस में हमारे काम की नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू 1,20,000, तो ये हमारा केस सी का आंसर था। मैं केस डी भी समझा दूंगा अभी इसी लेक्चर में। एक बार मैं केस सी को सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूं, ये पहले लिख लेना, तो मैं डी भी समझा देता हूं अभी का अभी। ये केस सी का क्वेश्चन है यहां तक, और ये केस सी का आंसर यहां तक। अब हम लोग केस डी में जाएंगे, यहां से लेकर हमारा केस डी स्टार्ट होगा। केस डी में बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड बाय बैंक की जगह पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड बाय लिक्विडेटर हो जाएगी। इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय लिक्विडेटर एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ बैंक लोन, तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। बैंक लोन 1 लाख रुपीस का, इन्वेस्टमेंट्स की ओल्ड वैल्यू 1,20,000, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योर्ड बाय इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹70,000 बाय द लिक्विडेटर। बस लिक्विडेटर इज टू बी गिवन 2% रेम्यूनरेशन ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब अभी इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज में किसने बेची, लिक्विडेटर ने। तो अगर इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज में लिक्विडेटर ने बेची तो क्या होगा। केस सी में था कि बैंक ने बेची, केस डी में लिक्विडेटर ने बेची। तो अगर लिक्विडेटर बेचेगा, अमाउंट वही है 70,000, अगर लिक्विडेटर बेचेगा तो क्या होगा। अब ये हमारा केस डी का आंसर, यहाँ पे केस डी आएगा, ये हमारा केस डी का आंसर। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेटर ने बेची तो क्या होगा, लिक्विडेटर बोलेगा कि 70,000 रुपीज आया भी तो एसेट्स रियलाइज्ड, 70,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट्स की सेलिंग प्राइस है। लिक्विडेटर ऐसा बोलेगा कि 70,000 रुपीज आया भी और 70,000 रुपीज गया भी, मतलब लिक्विडेटर ऐसा बोलेगा कि पहले 70,000 रुपीज आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर ऐसा बोलेगा कि 70,000 पहले आया, फिर 70,000 हमने पे किया पेमेंट साइड पे। 70,000 जो हमने पे किया इसको बोलेंगे सिक्योर्ड पार्ट ऑफ बैंक लोन 70,000, और बाकी 30,000 को हम लोग बोलेंगे अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ बैंक लोन। मतलब हम बैंक लोन वालों को पे पूरा 1 लाख ही करेंगे। केस डी में भी हम बैंक लोन वालों को पे पूरा ही अमाउंट करेंगे 1 लाख, लेकिन 70,000 स्टेप 1 में और 30,000 स्टेप 5 में। पे तो हमने 1 लाख ही किया, 70,000 स्टेप 1 में, 30,000 स्टेप 5 में, पे हमने 1 लाख ही किया। जो बैलेंस शीट में 1 लाख लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है बैंक लोन, मैं दिखाऊं आपको फिर से लायबिलिटी साइड। ये लायबिलिटी साइड देखो, ओल्ड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, बैंक लोन 1 लाख है, ये वाला 1 लाख, तो पे हम लोग 1 लाख ही करेंगे। 70,000 पहले, 70,000 सिक्योर्ड में, 30,000 अनसिक्योर्ड में। फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। तो इस केस डी में इन्वेस्टमेंट जो है ये लिक्विडेटर ने ही बेची है, तो लिक्विडेटर को 2% रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो 70,000 पे 2% ये होता है 1,400, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट बताऊं, एक लाइन में आगे दिखा दूं। बुक वैल्यू 1,20,000 कभी भी किसी भी केस में हमारे काम की नहीं है बुक वैल्यू।
ये बुक वैल्यू हमारे काम की नहीं है। अब मैं आपको सी और डी का थोड़ा कंपैरिजन बता दूं। अगर आप लोगों ने ये शब्द कभी सुना हो, नेट इफेक्ट, कौन सा शब्द, नेट इफेक्ट, कभी आप लोगों ने सुना हो, तो केस सी और डी एक्चुअली सेम है। ये केस डी है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये केस डी है। अब सी भी बिल्कुल ऐसा था, बस ये 70,000 डेबिट और 70,000 क्रेडिट, ये 70-70 दोनों साइड से कट कर दो, तो केस सी भी ऐसा ही था। ऑब्वियसली कमीशन चेंज हो जाएगी, मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप 70,000 कट कर दोगे तो बाकी 30,000 बचेगा, तो केस सी का आंसर हो गया, और कमीशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो केस सी में क्या है, ये केस सी का आंसर है। 70,000 डेबिट भी नहीं हुआ, 70,000 क्रेडिट भी नहीं हुआ, बाकी 30,000 सेम, और कमीशन चेंज हो जाएगी। तो डी का नेट इफेक्ट सी में है, उसी तरह बी का नेट इफेक्ट ए में है। देखो ये केस बी का आंसर है, पहले 1,10,000 आया, ये केस बी है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, केस बी है ये, पहले 1,10,000 आया, फिर 1 लाख गया। ठीक है, कमीशन तो चारों में अलग अलग होगी, मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। केस बी में 1,10,000 आया, फिर 1 लाख गया, केस बी। अब आप केस ए में जाओगे ना, तो बी वाले का ही नेट इफेक्ट है, ये केस ए का आंसर है। बी में क्या था, पहले 1,10,000 आया, फिर 1 लाख गया, और ए में क्या है, सीधा ही नेट इफेक्ट है, सीधा ही हमको डायरेक्टली 10,000 ही मिला केस ए में। मतलब 1,10,000 प्लस भी नहीं करना है और 1 लाख माइनस भी नहीं करना है, डायरेक्टली 10,000 को ही प्लस करना है। तो बी का नेट इफेक्ट ए में है और डी का नेट इफेक्ट सी में है, और चारों आंसर अलग अलग है। आप देख लो चारों जगह पे कमीशन भी अलग अलग है, इसलिए चारों को मिक्स नहीं कर सकते। आप बी की जगह ए का आंसर लिखो या डी की जगह सी का आंसर लिखो, ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जो आंसर है वही लिखना पड़ेगा। अभी एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, चारों केसेस अच्छी तरह से लिखना, जो भी बाकी हो। केस ए से शुरू करता हूँ, जो भी बाकी हो अच्छी तरह लिख लेना, किसी का भी आंसर आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। ये केस ए का क्वेश्चन, ये आंसर। ये केस बी का क्वेश्चन, ये केस बी का आंसर। ये सी का क्वेश्चन, ये आंसर। ये केस डी, सी और डी मैंने आज बताया। ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। ये डी का क्वेश्चन, ये डी का आंसर। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। और कुछ भी, कोई भी चैप्टर या कोई भी डाउट हो जो सीखना हो, ये मेरा नंबर है, लिखते रहो प्लीज, फटाफट लिखते रहो बेटा।